हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हारिस मुस्तफ़ा आप सभी दोस्तों का आपके अपने टीचर्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। फिर देखिए आज स्टार्ट करेंगे अपना इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बेसिकली बीपीएससी तैयारी 4.0 साइंस फिजिक्स 9 to 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी साइंस फिजिक्स, क्योंकि इसमें मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आज से आपकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा और लगातार ये 6-7 दिन 8 दिन प्रैक्टिस सेट चलेगा 20-20 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइए जिससे कि स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बीपीएससी तैयारी 4.0 वाले स्टूडेंट्स के लिए। और खासकर हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है। स्वतंत्रता बैच आपको पता है 26 अगस्त से स्वतंत्रता बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। और अगर आप इच्छुक हैं बैच ज्वाइन करने के तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो संस्था के नंबर पे कॉल करिए 9628959237। इस पर आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। कोर्स ऑफ द डे यूपी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस, ये आज का कोर्स ऑफ द डे है। प्ले स्टोर से हमारा ऐप आप डाउनलोड करिए टीचर्स अकेडमी। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, तो आज के दिन आपको एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ये कोर्स उपलब्ध है। 699 पे। ये सिर्फ वैलिडिटी आज की ही है, 24 आवर्स की वैलिडिटी है, बट ये कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होगी। बेनिफिट ये होगा कि आपको इसमें रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लास मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, एडवांस नोट्स मिलेंगे। और कोर्स की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होगी, लेकिन 699 ऑफर जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 दिन की है। तो अगर इच्छुक हैं बैच ज्वाइन करने के तो आप इस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आप साइंस के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको जितने भी हम पब्लिक और पेड क्लास लेते हैं, बैच पढ़ाते हैं, पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको इसमें अपलोड किया जाता है। पूरे नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ वैकेंसी का अपडेट भी आपको इस पर मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ सिलेबस का डिस्कशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप इस बार कोड को स्कैन करिए। बार कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसी क्रम में हमारा ये पहला क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 15 क्वेश्चंस हैं। और अब आप अपना एनालिसिस करिए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आप कितना तैयार हैं, और इस 15 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, उम्मीद पूरी है कि 15 क्वेश्चंस में से आप एटलीस्ट 14 to 15 क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे, क्योंकि यूपी टीजीटी में इसी तरह की क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा आउट ऑफ 50 में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर समय बिना व्यर्थ किए हुए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। दीक्षा मिश्रा जी गुड इवनिंग, श्वेता मिश्रा जी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलिए आइए, द इनिशियल ओडोमीटर, आपको ये तो पता है ओडोमीटर आपको क्या बताता है। जो गाड़ी में ओडोमीटर लगा होता है ना गाड़ी में, वो आपको एवरेज स्पीड बताता है। क्या बताता है? एवरेज स्पीड। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो गया। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, और पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ओडोमीटर, जो आपकी गाड़ी में ओडोमीटर लगा होता है, इसका यूज होता है, ये आपको बताता है एवरेज स्पीड। ये क्या बताता है? एवरेज स्पीड, इजंट इट? ये आपको क्या बताता है? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कब बताएगा? एक टाइम इंटरवल पे, इंटरवल ऑफ टाइम पे। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऑडोमीटर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक टाइम के इंस्टेंट पे ये आपको क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बताता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया
कि एक ओडोमीटर की रीडिंग है मान लीजिए 100 किलोमीटर, 5 घंटे के बाद उसकी रीडिंग आ रही है 500 किलोमीटर, तो बताइए 5 घंटे की ड्यूरेशन में इसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आप देखेंगे ना, तो ये ओडोमीटर हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से तैयार हो गया। चलिए चलते हैं आगे। तो फटाफट से इसका आंसर मार्क करिए। क्वेश्चन कह रहा है द इनिशियल ओडोमीटर रीडिंग ऑफ कार इज 369 किलोमीटर, इट ट्रेवल फॉर 2 आवर्स, ये 2 घंटे के लिए चलती है, एंड द फाइनल ओडोमीटर रीडिंग शोड 469 किलोमीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ द कैब। ऑप्शन है 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 11 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से आंसर मार्क करना स्टार्ट करिए, फटाफट से आंसर मार्क करना स्टार्ट करिए। बताइए कैसे करेंगे, बहुत इजी है, 2 मिनट का टाइम लीजिए और फटाफट बताइए कैसे करेंगे। अभी तक किसी का आंसर मार्क नहीं, अभी तक किसी ने आंसर मार्क नहीं किया है। क्वेश्चन इजी है, इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आना है। देखिए इनिशियल रीडिंग है, इनिशियल डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, मान लेते हैं इनिशियल रीडिंग है 369 किलोमीटर, तो हम इसको मान लेते हैं 369 किलोमीटर है, ठीक है। कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, t बराबर 2 आवर, मतलब 2 घंटे के बाद इसकी फाइनल जो रीडिंग है, ओडोमीटर की फाइनल रीडिंग कितनी है, 469 है, 469 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। भाई पहले 369 किलोमीटर था, 2 घंटे के बाद 469 हो गया, तो इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 100 किलोमीटर कवर हुआ ना। फाइनल रीडिंग कितनी है, 469 माइनस 369, कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो 469 में से 369 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2, इट्स कम टू बी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आंसर है आपका मीटर पर सेकंड में, और आप जानते हैं मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18, किसमें करेंगे, 5/18। तो फटाफट से कन्वर्ट करके बताइए कितना आएगा, फटाफट से कन्वर्ट करके बताइए कितना आएगा। बताइए, कन्वर्ट कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और ये हो गया आपका 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 125, ओहो कितना होता है 125, तो 125 कर दीजिए डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए, 9 वन सा 9, बचेगा 3, 35 और 35 बचेगा, तो आपका 9 चौक 36 ना, तो मतलब 14 मतलब 13.9 आएगा, 13.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट 14 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, इसको अप्रॉक्स आप 14 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए। तो अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट समस्या ये है कि अभी तक आंसर किसी का मार्क नहीं हुआ है, आप लोग ने आंसर मार्क नहीं किया है, आप लोग सीरियस नहीं है, पढ़ाई आप लोगों की नहीं चल रही है। इजी है, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया आपके किसमें, बीपीएससी टीआरई 4.0 में अगर आ जाएगा तो कैसे डील करेंगे, होप सो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ इज, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इनसाइड द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ। जब किसी सैटेलाइट में कोई पेंडुलम होता है, और हाँ देखिए दीक्षा मिश्रा जी का आंसर ए आया है, ठीक है बिल्कुल सही आंसर दिया है। किसी भी सैटेलाइट में अगर कोई सिंपल पेंडुलम रखा है तो उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। 0, 2t, इनफाइनाइट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए बताइए
अरे देखिए, अब आप सर से बात करिए, हम इसमें हम क्या कर सकते हैं आपकी भाई। आप लोग अननेसेसरी का यहाँ पे इस तरह की मैसेज मत किया करिए ना कि सुमन सर से बात करिए, ब्लॉक हटा दें। आप यहाँ पे फिजिक्स की क्लास के लिए आए हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़िए और अपने कन्फ्यूजन फिजिक्स से रिलेटेड जो भी हो वो पूछिए, ठीक है। चलिए, तो टाइम पीरियड पूछ रहा है सिंपल पेंडुलम का, और खास बात ये है कि सिंपल पेंडुलम कहाँ रखा हुआ है, सैटेलाइट में रखा हुआ है। और आपको पता है सैटेलाइट ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव करता है। सैटेलाइट कहाँ मूव करता है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में। सैटेलाइट मूव्स इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब ये जब ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और सैटेलाइट में अगर कोई सिंपल पेंडुलम रखा होगा तो उसकी जो ग्रेविटी लगेगी वो जीरो है। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर L अपॉन जी। अब यहाँ पे आप जी नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी इफेक्टिव। क्या लिखेंगे, जी इफेक्टिव। अच्छा देखिए, राहुल यादव जी का आंसर आ गया है सी। चलिए, बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। तो जी इफेक्टिव यहाँ पे कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पे ये जी इफेक्टिव कितना होगा, जीरो होगा। भाई जीरो क्यों होगा, समझ में आ गया, क्योंकि सैटेलाइट कहाँ मूव करता है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव करता है। तो पेंडुलम के लिए ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, जीरो। अब जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो आपको पता है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी को जीरो कर देंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। और जिससे टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट केस बनता है, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा आंसर सबने दिया है। हरवेंद्र कुमार जी ने भी आंसर सही दिया है। SSDD का मैं तो नाम ही भूल गया, बिल्कुल ठीक, इनफाइनाइट। तो देखिए, जितने लोगों ने आंसर सी दिया है उन सब का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, वेरी गुड। अब मुझे एक और आंसर आप लोग दीजिए, एक और आंसर मुझे दीजिए, यहीं पे बता देता हूं। अगर कोई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी इफेक्टिव ग्रेविटी कम होगी या इफेक्टिव एक्सेलरेशन कम होगा, ज्यादा होगा, उतना ही रहेगा। दूसरा सिचुएशन, जब कोई पर्सन किसी लिफ्ट में बैठा है और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है तो उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा, सेम रहेगा, ज्यादा हो जाएगा ग्रेविटी से या कम होगा। और जब कोई लिफ्ट अचानक टूट जाएगी तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका आप फटाफट से मुझे आंसर मार करके बताइए। विनीत, अच्छा SSD जी विनीत नाम है आपका, ओके, मुझे याद रहेगा। तो यहीं पे आप एक केस और समझ लीजिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है। मान लीजिए एक लिफ्ट है और एक बच्चा बैठा है लिफ्ट में, ठीक है। इसका वेट होगा mg डाउनवर्ड। अगर मान लो m मास, पूरा सिस्टम का मास अगर m है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, लिफ्ट। किस पे लगाएगा, इस बच्चे पे लगाएगा। और ये mg फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ। इस बच्चे पे mg फोर्स इस बच्चे को खींचेगा, अर्थ, ठीक है ना। और मान लीजिए केस नंबर 1, जब ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है तो इस प्रकार की सिचुएशन को हम चाहे इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करें और चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करें, दोनों तरीका हमारा सही होगा। मान लीजिए अगर हम पहले वाले केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनर्शियल फ्रेम से। पहले वाले केस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं इनर्शियल फ्रेम से। तो देखिए यहीं पे देख लीजिए कैसे अप्लाई करते हैं। हम पहले वाला केस सॉल्व कर देंगे इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम से जब आप सॉल्व करें तो यहां पे आप एक ऑब्जर्वर बना दें। यहां पे क्या होगा, एक ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वर इसका मोशन देख रहा है, किसका, लिफ्ट का, और इसके अंदर बच्चे बैठे बच्चे का मोशन देख रहा है। फिजिक्स मंत्रालय ने देखिए बहुत अच्छा बोला है, अचानक टूट जाने से व्यक्ति भारीनता महसूस करेगा, बहुत ही बेहतर, वेरी गुड। राहुल यादव जी का भी आंसर है, विनीत का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। दीक्षा मिश्रा जी का भी आंसर, देखिए ये सारे स्टूडेंट सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, हेड्स ऑफ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, वेरी गुड। तो देखिए अगर आप इनर्शियल फ्रेम से इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे, एफवीडी कैसे बनाएंगे, आपको एफवीडी बनानी आती है। एफवीडी कैसे बनाएंगे, मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन इस mg से ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, n में से mg को माइनस करेंगे, इज इक्वल्स टू ma लिख देंगे।
ये आप इक्वेशन कब लिखेंगे, जब आप इनर्शियल फ्रेम से आप सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे। तब आप देखिए यहाँ पे n बराबर क्या कर देंगे, mg प्लस ma कर देंगे, तो यहाँ से m कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा g प्लस a। तो देखिए g प्लस a मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे g इफेक्टिव इज ग्रेटर देन g, यहाँ पे g इफेक्टिव क्या होगा, g से बड़ा होगा। मतलब इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, ये इस बच्चे का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअल ग्रेविटी से बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है। अभी हमने कैसे सॉल्व किया, इनर्शियल फ्रेम से। अब मान लीजिए अगर हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए आपकी लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है, बच्चा सेम है। अब बच्चे को मैं कैसे बना दूं, चलिए मैं ऐसे बना देता हूं। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, खैर समझ लीजिए बच्चा बैठा है, ठीक है। चलिए अब इस बच्चे पे एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड, जो अर्थ लगाएगा, और लिफ्ट इस बच्चे पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, और ये लिफ्ट के अंदर बैठा बच्चा a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो मास है वो पूरे सिस्टम का मास है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जब कोई बच्चा लिफ्ट में बैठा a एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो उसका अपना भार बड़ा हुआ महसूस होता है। देखिए क्योंकि g इफेक्टिव g से बड़ा है, तो यहां पे आप कह लेंगे भार ज्यादा महसूस होगा, भार ज्यादा महसूस होगा, इस बच्चे को अपना भार ज्यादा महसूस होगा। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि जी एक्सेलरेशन बढ़ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इस सिचुएशन को अगर हम सॉल्व करें ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो जब किसी भी मोशन को आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करें ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक काल्पनिक बल, एक काल्पनिक फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। हम इसको इंट्रोड्यूस इसलिए करते हैं ताकि हम न्यूटन्स के लॉ को वैलिड कर सकें। तो न्यूटन्स के लॉ को वैलिड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये स्यूडो फोर्स क्या होता है, ये स्यूडो फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे, इसे बोलते हैं स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स, ठीक है जी। चलिए बहुत ही बेहतर, अब फटाफट से हम लोग एफवीडी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, n प्लस एफ पी इज इक्वल टू एम जी, n प्लस एफ पी इज इक्वल टू एम जी, और एफ पी बराबर क्या है, एफ पी बराबर है एम ए, एफ पी बराबर क्या है, एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो n बराबर हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, यहां से m कॉमन लेंगे, g माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब अब ये पूरे सिस्टम का जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल ग्रेविटी से कम हो गया है, इसलिए यहां पे बच्चे को अपना भार कम महसूस होगा, ठीक है। भार कम महसूस होगा, भार कम महसूस होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, m इंटू जी इफेक्टिव, और यहाँ से आप देख रहे हैं जो g इफेक्टिव है वो क्या हो गया है, अब एक्चुअल ग्रेविटी से कम हो गया है। मतलब एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ग्रेविटी से कम हो गया है, इसका मतलब अब बच्चे को अपना भार कम महसूस होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतर, वेरी गुड। छंद बल, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, छंद बल, हाँ इसे छंद बल बोलते हैं, काल्पनिक बल बोलते हैं, है ना, बेवकूफ बनाने वाला बल भी बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और यदि अगर ये लिफ्ट अचानक टूट जाए, और अगर ये लिफ्ट अचानक टूट जाए, जैसे मान लीजिए लिफ्ट थी, ये बच्चा बैठा था इस पे, ठीक है, और लिफ्ट अचानक यहां से टूट जाए तो ये लिफ्ट नीचे गिरेगी ए एक्सेलरेशन से, और ये जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, अब ग्रेविटी के बराबर होगा, क्योंकि जो लिफ्ट गिर रही है, जिस एक्सेलरेशन से गिर रही है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है। तो ऐसे सिचुएशन में g बराबर a हो जाएगा, और बॉडी क्योंकि नीचे की तरफ गिर रही है तो आपने अभी एफवीडी बनाई है नीचे वाले मोशन के लिए, देखिए ये बनाइए। तब आप नॉर्मल क्या करेंगे, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस ए लिख देंगे। तो देखिए g और a आपस में बराबर है तो m बराबर 0 हो जाएगा, नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल 0 हो जाएगा,
और जैसे ही नॉर्मल जीरो हो गया, जैसे ही नॉर्मल जीरो हो गया, ये बच्चा अब लिफ्ट के फ्लोर या लिफ्ट के जमीन को छोड़ देगा, लिफ्ट के जमीन से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तभी है जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में है। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब है कि अब कांटेक्ट छूट गया है, मतलब इस बच्चे का लिफ्ट से कांटेक्ट अब छूट जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसी को बोलते हैं भारहीनता की स्थिति, भारहीनता की स्थिति। ठीक है, चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है, वेरी गुड, सब ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अशंग वशिष्ठ जी ने भी अच्छा रिप्लाई किया है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। होप सो कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये केस इंपॉर्टेंट है, ये केस आप जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलें। और इसका तो आंसर आपने मार्क कर दिया ना, इनफाइनाइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 53। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, जरा देखिए। हाँ, डेंजर कंडीशन, सही कह रहे हैं आप राहुल यादव जी, डेंजर कंडीशन है ये। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विच ऑफ द पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग द सेम यूनिट। इस बात का ध्यान रखिएगा, सेम यूनिट की बात कर रहा है। इसमें कौन से ऐसे फिजिकल पैरामीटर या भौतिक राशियों के युग्म हैं जो समान यूनिट मतलब समान मात्रक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको हिंदी में लिख देते हैं, हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनमें से कौन से भौतिक राशि के युग्म हैं जो समान मात्रक प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, थोड़ी बहुत स्पेलिंग अगर गलत हो जाए ना तो उसके लिए मैं अभी से ही क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि आपको समझ में आई बात, भौतिक राशियों का युग्म पूछा गया है जिसके मात्रक समान है, और इसमें ऑप्शन दिया गया है पावर और मोमेंटम, इम्पल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा आंसर सही है। और यहाँ पे देखिए सारे स्टूडेंट्स का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आंसर दिया है फिजिक्स मंत्रा जी ने, फिर विनीत जी ने आंसर दिया है, फिर प्रीति ने आंसर दिया है, श्वेता मिश्रा ने, दीक्षा मिश्रा ने, सब ने आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है और सबका आंसर बिल्कुल सही है 101%। अब देखिए, जैसे पावर की अगर आप बात करेंगे तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। पावर यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, याद रखिएगा। अच्छा, पावर की यूनिट हॉर्स पावर भी होती है, और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वॉट भी होती है, और इसके अलावा एक और होती है जूल पर सेकंड। क्या होती है, जूल पर सेकंड भी होती है, याद रखिएगा, ये एसआई यूनिट होती है। ठीक है, अच्छा, और हॉर्स पावर इज अ कमर्शियल यूनिट। हॉर्स पावर कैसी यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट होती है, ये होती है कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट होती है। ठीक है जी। अच्छा, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, बताइए मोमेंटम की यूनिट क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो आप मोमेंटम के बारे में कुछ याद रखिए। मोमेंटम को हम पी सी डिनोट करते हैं, और पी बराबर होता है एम वी। पी बराबर क्या होता है, एम वी। और यहाँ पे हम एजम्पशन मान के चलेंगे कि इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टार्ट हो रही है तो P इज इक्वल टू एम वी होगा। ठीक है जी। इसकी यूनिट अगर बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, बताइए। इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगी। अच्छा, आपको पता होना चाहिए न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार F एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एक्सटर्नल, या आप ऐसे कह दीजिए कि F एक्सटर्नल बाहरी बल ये मोमेंटम मतलब संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है।
ठीक है। तो यहां से आप जब करेंगे तो देखिए आपको हो जाएगा dp, तो यहां से आपको हो जाएगा dp इज इक्वल टू एफ dt। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकेंड। तो याद रखिएगा ये मोमेंटम की एक और यूनिट है, यूनिट ऑफ मोमेंटम। कौन सी यूनिट होगी? ये वाली यूनिट, दिस वन। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, याद रखिएगा, न्यूटन सेकेंड। बहुत ही बेहतर, वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अच्छी बात है। कभी कभी आपसे ये भी कहता है कि बताइए इम्पल्स क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा इम्पल्स कुछ नहीं है। इम्पल्स के दो फॉर्मूले याद रखिएगा। इम्पल्स बराबर होता है लार्ज फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्स इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम। जब कोई बहुत बड़ा बल किसी बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए लगता है तो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम को हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलेंगे, जिसमें बल एक बहुत ही लार्ज अमाउंट का होगा और इस समय बहुत ही शॉर्ट टाइम का होगा। ठीक है। इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है, याद रखिए, इम्पल्स बराबर होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स बोथ आर सेम। दोनों क्या होते हैं? एकदम सेम होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। और मोमेंटम, जो यूनिट चेंज इन मोमेंटम की है वही यूनिट इम्पल्स की है। जो डायमेंशन मोमेंटम का है वही डायमेंशन इम्पल्स का है। ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतर, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है। आइए, चलिए इसमें देखते हैं ये बात। अच्छा, इम्पल्स आपको मैंने बताया क्या होता है। अच्छा, इम्पल्स की और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट कभी सेम होगी नहीं, क्योंकि इम्पल्स की यूनिट वही होती है जो मोमेंटम की होती है, और पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है, और मोमेंटम और एनर्जी कभी सेम नहीं होते, दोनों फिजिकल पैरामीटर अलग अलग है। बट वर्क और एनर्जी दोनों सेम है अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क और काइनेटिक एनर्जी बोथ आर सेम। दोनों की डायमेंशन सेम होती है, दोनों की यूनिट सेम होती है, बट वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों प्रदर्शित किसको करती हैं? एनर्जी को ही प्रदर्शित करती हैं। वर्क हमारा क्या होता है? वर्क हमारा बताइए क्या होता है? बताइए वर्क क्या होता है? कार्य जिसे बोलते हैं, कार्य। कार, ये जो है कार और हीट, कार्य और हीट दोनों क्या हैं? दोनों हैं पाथ फंक्शंस। दोनों क्या हैं? पाथ फंक्शंस हैं। और ये दोनों होते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने का दो इंपॉर्टेंट वे कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं। जैसे वर्क एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक अलग तरीका है, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक अलग तरीका है। वर्क एनर्जी को ट्रांसफर करने का मैकेनिकल तरीका है, जबकि हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का नॉन मैकेनिकल तरीका है। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने के ये तरीके हैं, वेज हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगर कोई बॉडी मोशन की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो अपने पास वो कौन सी एनर्जी रख रही है? काइनेटिक एनर्जी रख रही है। ठीक है। तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन और यूनिट दोनों क्या होती हैं? सेम होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, काफी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, वेरी गुड। देखिए राहुल जी का भी आंसर ठीक है और पुनीत जी का भी आंसर ठीक है। श्वेता मिश्रा जी, आपने क्या डिलीट कर दिया? चलिए देखिए, ऑनलाइन का सबसे और लाइव क्लास का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि अगर आपका आंसर गलत लग गया तो आप तुरंत डिलीट भी कर सकते हैं ना। चलिए, अच्छी बात यह है कि आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले तो एक क्लैप आप लोग अपने लिए भी करिए, क्योंकि आप लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं और बने हुए हैं, टिके हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है। चलिए, इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 10 to the power minus 1.5। सॉरी, देखिए इसमें कुछ, मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 होगा, याद रखिएगा 1.5। ठीक है, 1.5 होगा, 1.5। The refractive index of glass is 1.5 if the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, then its speed in glass will be। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है,
इसको आप ज़रा भी गलत मत करिएगा, बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ ली है, लाइट वाला चैप्टर पढ़ लिया है, और अगर आपने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ लिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से। चलिए देखिए, आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, और इस मान लेते हैं हमारे पास एक मीडियम 1 है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट इट बी ए, और इस वाली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं ग्लास। यहाँ पे लाइट की स्पीड है va, और यहाँ पे लाइट की स्पीड है vg। तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसके दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये इसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के सापेक्ष। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू जी अपॉन म्यू ए, एक फॉर्मूला तो ये होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब मान लीजिए लाइट की स्पीड ऐसे जा रही है एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो जब लाइट एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से विचलित कर जाती है और नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलिए, क्लियर है क्या? देखिए, प्रीति जी का आंसर सबसे पहले आ गया, राहुल जी का भी आंसर बिल्कुल ठीक आया है, श्वेता जी ने और विनीत जी आपने क्या डिलीट कर दिया? चलिए कोई बात नहीं। तो जब कोई प्रकाश की किरण एयर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और प्रकाश की इस घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बराबर होता है जहां से लाइट रेज आती है और जहां लाइट रेज जाती है। जहां से लाइट रेज आती है उस मीडियम की स्पीड जहां लाइट रेज जाती है उस मीडियम की स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। कहां से लाइट रेज आ रही है? एयर से आ रही है, तो स्पीड ऑफ एयर ऊपर लिख दीजिए। कहां जा रही है? ग्लास में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कर दीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले के बेस पे आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। यही इसी फॉर्मूले बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आप इसको आराम से कर ले जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया गया है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस डिवाइड कर देंगे। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, इट कम्स आउट टू बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपवर्तन, बहुत अच्छी बात है, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए बेहतर। तो जितने स्टूडेंट्स का आंसर ए आया है उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है, और कितने लोगों का आंसर आया है ए? बहुत अच्छी बात है कि भाई सब का आंसर ए आया है, सब लोगों का आंसर ए आया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 55 है, एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक कण है या एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कोई बॉडी कह सकते हैं, ये सरल आवर्त गति कर रही है विद एम्पलीट्यूड ए के साथ। इट्स एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज। आपको पता है ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से एक ओर जाना, दोबारा मीन पोजीशन पे आना, फिर दूसरी तरफ जाना और अपनी मीन पोजीशन पे वापस आना, तो किसी भी कण के इस प्रकार की जो गति होती है छोटे से एम्पलीट्यूड की, जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं सरल आवर्त गति। अगर एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा तब ये सरल आवर्त गति नहीं कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक कण है, ये कण अपनी मीन पोजीशन से चलता है, चल के दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आता है, फिर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है। पहले मीन पोजीशन से चला, एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, फिर मीन पोजीशन से गया, फिर एक्सट्रीम पे आके दोबारा कहाँ वापस आ गया? अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया।
पार्टिकल की ये मीन पोजीशन है और पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, दोबारा घूमकर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया। इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। इसे भी बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ध्यान इस बात का दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, जब घूम के पार्टिकल दोबारा इस मीन पोजीशन पे आता है फिर से इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है और जैसे 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 एक्सट्रीम पे जाता है इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है और एक्सट्रीम पर आते आते इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये तो बात हुई वेलोसिटी की। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। अब बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की। पार्टिकल का एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो होता है, याद रखिएगा। पार्टिकल का एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो होता है लेकिन पार्टिकल जैसे 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 एक्सट्रीम पोजीशन पे बढ़ती है उसका एक्सीलरेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे ही पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाती है, मतलब जब कोई पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस कर जाती है अपनी मीन पोजीशन से, उस एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से पार्टिकल का एक्सीलरेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और मीन पोजीशन पे आते आते एक्सीलरेशन फिर जीरो हो जाएगा और दोबारा घूम के जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे आएगी तो धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ेगा और इस पॉइंट पर एक्सट्रीम पोजीशन पे आगे इसका एक्सीलरेशन फिर से क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो दो चीज आपको याद रखने वाली है कि पार्टिकल की वेलोसिटी मीन पोजीशन पे जीरो मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हो जाती है, बट पार्टिकल का एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और जब कोई पार्टिकल सरल आवर्त गति करती है तो उसके एक्सीलरेशन का इक्वेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए होता है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स की किसी डिस्टेंस पर मीन पोजीशन से एक्स की दूरी पर पार्टिकल का एक्सीलरेशन है। और ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है तो एक्सीलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और अगर पार्टिकल का एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इसके एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, इसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, याद रखिएगा। इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ए हो जाएगा तो उस समय एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, देन एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जब कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो उसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। और कितने लोगों ने आंसर दिया है भाई? कितने लोगों ने आंसर दिया है? बहुत अच्छी बात है। देखिए सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है, बहुत ही बेहतर, वेरी गुड। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब कोई पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर लेता है तो इस सिचुएशन पे इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। होप सो की बात समझ में आ गई होगी आप। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 56 कह रहा है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ थे ना, कितने लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के? बताइए, थर्मोडायनेमिक्स के कितने लॉज हैं? थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 4 नियम होते हैं। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, याद रखिएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के कितने कितने नियम होते हैं? टोटल 4 नियम होते हैं। थर्मोडायनेमिक लॉज, और इस थर्मोडायनेमिक्स लॉज में इंपॉर्टेंट 4 लॉज हैं और दोनों को समझ लेना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला नियम है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ क्या देता है? जीरोथ लॉ बोलता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम। किसका कॉन्सेप्ट देता है? गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर
एंड इक्विलिब्रियम। ये और कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट देता है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है। ठीक है, 56 का बी। हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। देखिए आंसर, सब लोगों का आंसर मार्क कर दिया सबने, बहुत अच्छी बात। अच्छा, जीरोथ लॉ को हम कॉमनली किस एपरेटस में अप्लाई करते हैं, या इसका मेन एप्लीकेशन क्या है? इसको थर्मोमीटर में यूज करते हैं। जीरोथ लॉ के इस कॉन्सेप्ट को हम किस में यूज करते हैं? थर्मोमीटर में। तो ये लिख लीजिएगा, बेसिकली यूज्ड इन थर्मोमीटर। इसको बेसिकली हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कि किसी सिस्टम को जब आप हीट देंगे तो उसके वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो पहला नियम आपको क्या बताता है? पहला नियम आपको बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्या बताता है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि किसी भी सिस्टम की या किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की फंक्शन होती है। मतलब किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये कौन बताता है? फर्स्ट लॉ ही बताता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। जब टेम्परेचर का चेंज जीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, और कोई भी प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है और हम किसी सिस्टम को अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो पूरी पूरी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है? इसके वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, जो कि सेकेंड लॉ का कंट्राडिक्शन है। जो कि सेकेंड लॉ का कंट्राडिक्शन है। सेकेंड लॉ बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में कि भी किसी भी सिस्टम को अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो पूरी पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल शब्द कौन बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। ठीक है, याद समझ में आ गया? तो फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। और ये भी बताता है किसी भी गैस की, जो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की फंक्शन होती है। चलिए, बहुत ही बेहतर। आइए यहाँ पे। अच्छा उसके बाद इसके बाद सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ बताइए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए, सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है? बताइए सेकेंड लॉ आपको क्या बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो जीरो से क्या होती है? बताइए, हिंट दे दिया है मैंने। एंट्रोपी, बस इतना समझिए, एंट्रोपी। अब सेकेंड लॉ क्या बताता है ये बताइए। आपने रिमूव नहीं किया तो याद रखिएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है पूरे सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है ना वो जीरो से बड़ी होती है। मतलब वन से मतलब जीरो से बड़ी होती है, जीरो नहीं हो सकती। सिस्टम की एंट्रोपी कभी जीरो नहीं हो सकती। ये कौन बताता है? सेकेंड लॉ बताता है। मतलब एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आता है? सेकेंड लॉ लेकर आता है। ठीक है, याद रखिएगा, गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, और एंट्रोपी के बारे में मैं यहां लिख देता हूं। एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से यूज करते हैं। किससे यूज करते हैं? डेल्टा एस से यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ वेरी गुड। देखिए विनीत जी ने बहुत ही बेहतर आंसर दिया है। तो बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, एंट्रोपी इज ग्रेटर इक्वल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये एंट्रोपी की डेफिनेशन है। एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? रेट ऑफ हीट सप्लाई से हमेशा बड़ी होती है। इफ सिस्टम और प्रोसेस
अंडरगोज आइडियाबैटिक, अगर सिस्टम या प्रोसेस आइडियाबैटिक हो जाए तब डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, जीरो। और जब डेल्टा क्यू बराबर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और डेल्टा एस आपका क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो ये सेकंड लॉ यही बताता है कि किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा जीरो से बड़ी होती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, कभी जीरो से कम नहीं होगी, ये बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो याद रखिएगा सेकंड लॉ आपको देता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, और एंट्रोपी को फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतर, वेरी गुड। अब बात आती है ये थर्ड लॉ क्या कहता है, कोई बता सकता है ये थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई क्लोज सिस्टम में अगर वो एब्सोल्यूट जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी जो एंट्रोपी होगी वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। याद रखिएगा, इफ सिस्टम टेंड्स टू absolute zero in temperature, then its entropy approaches to constant value। किस वैल्यू के अप्रोच करता है? कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करता है। ये बोलता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि अगर कोई सिस्टम है, अगर वो एब्सोल्यूट जीरो की तरफ बढ़ रहा है, टेम्परेचर में एब्सोल्यूट जीरो की तरफ बढ़ रहा है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन, याद रखिएगा, इसका मतलब हो गया जीरो केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो की तरफ बढ़ता है तो उस सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करती है। चलिए, होप सो कि यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए हैं। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्या देता है? टेम्परेचर की कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, ये वाला क्वेश्चन करिए फटाफट से। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम if the error in length and gravity due to earth is +-6% and +-2%। आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/√L/g। अब हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है टाइम पीरियड में, मतलब टाइम पीरियड में हमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो टी आप कैसे निकालते हैं? जब आप परसेंटेज एरर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं? T is equals to L/g की पावर 1/2, सॉरी 1/2। अब आप परसेंटेज एरर निकालेंगे। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा T/T मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल्स टू 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में डेल्टा L/L इंटू 100% प्लस ये जी जब ऊपर जाएगा तो माइनस में, लेकिन जब आप परसेंटेज एरर को ऐड करते हैं ना तो सबको मैक्सिमम परसेंटेज एरर को ऐड करना पड़ता है, तो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा G/G इंटू 100%। तो यहाँ पे जो परसेंटेज एरर निकल रही है वो कैसे निकल रही है? मैक्सिमम निकल रही है, ठीक है, ध्यान रहे। तो आपको यही मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड में निकालना है। कैसे करेंगे बताइए? देखिए, डेल्टा T/T इंटू 100% इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा L/L इंटू 100% आपको दिया गया है। देखिए, इसके लेंथ में एरर कितना है? 6% और ग्रेविटी में एरर कितना है? 2%। तो बस 6 कर दीजिए प्लस 2 कर दीजिए, बात खत्म। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, इट कम आउट टू बी 4%। कितनी आ जाएगी? 4%। बहुत ही बेहतर। देखिए, विनीत जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, साथ में प्रीति जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, नसीम सर का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, प्रीति गंगवार का, दीक्षा मिश्रा, सब का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम बढ़िया आंसर, सबका आंसर ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 4%। देखिए 4% आ गया, ठीक है। नाउ चलिए, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम ऑर्डर होता है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो आपको बताना है कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। एक्स रेज क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वेवलेंथ पूछ रहा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ पूछ रहा है। तो बताइए इसका वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 10 मीटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए अभी बाकी नहीं, हमने 6 ठीक है। तो बताइए कितना होता है, 0.01 से 10 नैनोमीटर के बीच का होता है, याद रखिएगा 0.10 से 10 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो अब आप बता दीजिए फटाफट से कितने ऑर्डर का होगा, बता दीजिए। 10 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ये 10 टू द पावर -8 मीटर हो जाएगा क्या, बताइए। विच आंसर इज करेक्ट, 1 एंगस 58 का है, हाँ 58 का है। चलिए बहुत, देखिए विनीत जी ने आंसर बिल्कुल परफेक्ट बोला, होप सो की बात यहां समझ में आ गई होगी, 10 टू द पावर -10 मीटर का। नाउ नेक्स्ट, which of the following equation shows the relationship between current and drift velocity if n is the number of free electrons, a is cross section area, e charge on electron, r is resistance। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, I इज इक्वल्स टू होता है VDNEA। क्या होता है, VDNEA। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। करंट डेंसिटी बराबर होता है I/A, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं J.A इज इक्वल्स टू I। क्या कर सकते हैं, J.A इज इक्वल्स टू I। ये करंट डेंसिटी है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये करंट है। J.A बराबर I होता है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, A light and heavy body have equal momentum. Which one has greater kinetic energy? आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv² होती है, मल्टीप्लाई बाय m, नीचे m कर दीजिए तो आपका बनेगा 1/2 p²/m। यहाँ से देखा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास है। अब जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो मास किसका कम है, लाइट एंड हैवी बॉडी। लाइट बॉडी का मास कम है, लाइट बॉडी का अगर मास कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो बताइए किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हिच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, लाइट बॉडी हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। चलिए बहुत ही बेहतर, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 4√2a। आरएमएस करंट क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू आप याद रखिएगा I0/√2 होती है। तो आपको आरएमएस से निकालनी है, और पीक वैल्यू कितनी है, दे रहा है 4√2/√2, कितना हो गया 4 एम्पियर। मतलब इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर। और एवरेज वैल्यू भी याद रखिए, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आई एवरेज, ये होता है 2I0/पाई, ये होता है हाफ साइकिल। ये किस पे होता है, हाफ साइकिल पे होता है। और याद रखिएगा फुल साइकिल पे अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 4 एम्पियर होगा। नाउ नेक्स्ट, चलिए बहुत ही बेहतर आंसर दिया आप लोगों ने। इफ स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न टू ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी ड्यूरिंग द अपर जर्नी, एट द मैक्सिमम हाइट, ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फटाफट से बताइए, जब किसी बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहां पे हाईएस्ट हो जाती है, एट द मैक्सिमम हाइट पर हो जाती है। नेक्स्ट, द करंट पासिस थ्रू द आइडियल अमीटर इन द सर्किट गिवन बिलो इज, बताइए आइडियल अमीटर में कितनी करंट फ्लो करेगी। अरे भैया ये इस रेसिस्टर के पैरेलल में इस अमीटर को लगाया गया है तो शॉर्ट सर्किट हो गया। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में करोगे 1 ओम, 3 ओम, एक 4 ओम, सीरीज में कितने हो गए 4 ओम, और 4 वोल्ट की बैटरी है। तो बताओ करंट कितना हो जाएगा, करंट बराबर V/R, पोटेंशियल है 4 वोल्ट, ये हो गया 4 बराबर कितना हो गया 1 एम्पियर की करंट बहेगी, किसमें, इस अमीटर में बहेगी। क्योंकि अब 4 ओम रेसिस्टर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 ओम का रेसिस्टर शॉर्ट सर्किट हो चुका है।
तो 1 एम्पियर इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, a pencil is placed upright at a distance 10 cm from a convex lens of focal length 15 cm. the nature of the image of the pencil will be. ये आपको लोगों के लिए क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे मुझे. ठीक है जी, चलिए बहुत बेहतर. आप आई थिंक यहाँ पे हमारे आज की क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो गई है और होप सो कि यहाँ पे आपको बात समझ में भी आ गई होगी. क्वेश्चन ईजी थे और अगर आपको क्वेश्चंस की सीरीज़ पसंद आई, अच्छी लगी, तो आप अगर इच्छुक हैं बैच ज्वाइन करने के तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं. और कल से हम क्योंकि आज ही से हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है और लगातार 1 हफ्ते तक हमारा इसी तरह से क्वेश्चंस अब पीजीटी लेवल पे और टीजीटी लेवल पे दोनों पे आएगा. ठीक है, तो बने रहिए. तब तक के लिए तैयारी अपनी करते रहिए. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. तैयारी वगैरह करते रहिए.